दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि आजकल भारत और कनाडा के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। आखिर भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ने के क्या कारण है, उसमें खालिस्तान का कितना सहयोग है, आइए आपको बताते हैं। तो खालिस्तान की पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बात तब की है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, मार्च 1940 की। मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र के जवाब में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने कुछ पैम्पलेट छपवाए। इसमें खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। खालिस्तान मतलब खालसाओं का देश। अब यही खालिस्तान भारत और कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने में लगा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में इल्जाम लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। जब बात बिगड़ने लगी तो ट्रूडो ने कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाना नहीं था। हालांकि इस समय भारत और कनाडा के रिश्तों में जैसी तलखी आज है वैसी शायद ही पहले कभी रही हो। पहले दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट को बाहर निकाला, फिर अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और अब अगले आदेश तक कनाडा के लिए वीज़ा सर्विस को भी निलंबित कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। भारत इस मुद्दे को कई बार उठा चुका है। हाल ही में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो के सामने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन खालिस्तान समर्थकों पर कोई एक्शन लेने के बजाय ट्रूडो भारत पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन जिस खालिस्तान की वजह से आज भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ गए हैं, उसका जन्म कैसे हुआ और खालिस्तान का मतलब क्या है, आइए बताते हैं। खालिस्तान यानी क्या, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1929 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। 3 समूह थे जिन्होंने इसका विरोध किया। एक मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह और तीसरा था मास्टर तारा सिंह का शिरोमणि अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पंजाब भी 2 हिस्सों में बट गया। पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में गया और दूसरा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। पंजाब 3 हिस्सों में बांटा गया, सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। लेकिन अब सवाल ये है कि खालिस्तान आंदोलन कैसे शुरू हुआ और कब शुरुआत हुई। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, खालिस्तान शब्द पहली बार 1940 में सामने आया था। आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक सिखों के लिए अलग राज्य की मांग होती ही रही। 1966 में सिखों को पंजाब तो मिल गया, इससे कुछ वक्त शांति भी रही, लेकिन विरोध अंदर ही अंदर उठता जा रहा था। अलग प्रदेश बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक विज्ञापन भी दिया। 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट स्टाम्प और खालिस्तानी डॉलर भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तानी एम्बेसी भी खोल दी। तब तक इसी बीच आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आ गया। पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज्यादा अधिकार की मांग उठने लगी। 1973 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के कुछ सुझाव रखे गए थे। इस प्रस्ताव में सुझाव गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेश नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा अधिकार यानी स्वायत्तता देने की बात कही गई थी, अलग देश की बात नहीं थी। इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तान की मांग रख दी। ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जरनैल सिंह भिंडरावाले की ताकत बढ़ रही थी। अगस्त 1982 में अकाली दल के नेता HS लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से पंजाबी भाषी इलाके पंजाब में मिलाने और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करवाने के लिए भिंडरावाले के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। भिंडरावाले की ताकत बढ़ती जा रही थी। वो अकालियों के करीब था, लेकिन निरंकारियों का दुश्मन। अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई।
अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सबके लिए भिंडरावाले को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसी बीच भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी। इन्हें रोकने के लिए भिंडरावाले का पकड़ा जाना जरूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल के.एस. बरार का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और इसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया। 1 जून से ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी थी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर जाने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाले को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 घायल हुए थे। वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे और 86 लोग घायल हुए थे। 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी थी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई थी कि उनका शरीर छत बिछत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं देश भर में 3350 सिख मारे गए थे। ऐसा आरोप लगा था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने ही हवा दी थी। जुलाई अगस्त 1985 में राजीव गांधी और लोंगेवाल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, पर जैसे ही लोंगेवाल पंजाब लौटे वैसे ही कट्टरपंथियों ने उनका कत्ल कर दिया। 1984 से 1995 के बीच पंजाब में उग्रवाद चरम पर रहा। उग्रवादियों ने सुरक्षा एजेंसियों और हिंदुओं को निशाना बनाया। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद की पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को उड़ा लिया। इसमें बेअंत सिंह की मौत हो गई। 1990 के मध्य तक पंजाब से विद्रोह का सफाया कर दिया गया, लेकिन तब तक खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी मॉड्यूल भारत से बाहर अपने ठिकाने बना चुके थे। अप्रवासी कैब ड्राइवर से अटॉर्नी बने गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साल 2007 में सीख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनाया। दावा किया गया कि यह संगठन 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए बनाया गया है। 2019 में केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। सीख फॉर जस्टिस ने 4 साल पहले पंजाब को भारत से अलग करने के विषय पर प्रवासी सिखों के बीच 2020 में जनमत संग्रह कराने की घोषणा की थी। अक्टूबर 2021 में सीख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा जारी किया। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया। इस नक्शे में राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, कोटा, अलवर और भरतपुर जिलों को हिस्सा बताया। यूपी के भी हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच जैसे जिलों को शामिल किया। इनके अलावा हिमाचल के शिमला, किन्नौर, चंबा और लाहौर स्पीति, उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून, हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी जैसे जिलों को खालिस्तान का हिस्सा बताया। खालिस्तानी विचारधारा समर्थकों की गिरफ्तारी और उन पर एक्शन की वजह से खालिस्तानी आंदोलन सुस्त पड़ने लगा था। हालांकि बीते कुछ सालों में यह दोबारा उठने लगा है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले सरगना भारत से बाहर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन को भड़काते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट को भड़काती रहती है। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर, कनाडा, ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मसलन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख बाधवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जरनैल सिंह भिंडरावाले का भतीजा लखबीर सिंह अरोड़े लाहौर में बैठकर कथित तौर पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करता है। सीख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरपंत सिंह पन्नू कनाडा में है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना।